हेलो एवरीवन, माय सेल्फ शारदा। वेलकम टू दिस पेज ऑफ नक्श कॉमर्स क्लासेस। आज के हम अपने सेशन से अपना फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म फंडामेंटल्स। जैसा कि चैप्टर थोड़ा लेंथी है, दैट्स वाई हमने अपने इस चैप्टर को कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया है और आज के सेशन में हम अपने इस चैप्टर का इंट्रोडक्टरी पार्ट डिस्कस करेंगे। तो आज हम अपने इंट्रोडक्शन पार्ट में कौन कौन से टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, पहले उन्हें देखते हैं। आइए, पहले तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हमारा जो ये चैप्टर है ये हमें पार्टनरशिप स्ट्रक्चर की बेसिक अकाउंटिंग सिखाता है। ठीक है, तो उस बेसिक अकाउंटिंग को स्टार्ट करने से पहले, जैसा कि हमने बताया कि आज का जो हमारा सेशन है ये हमारा इस चैप्टर का इंट्रोडक्टरी पार्ट है। क्या है? इंट्रोडक्टरी पार्ट। तो इसमें हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो अपने पार्टनरशिप स्ट्रक्चर की मीनिंग डिस्कस करने वाले हैं, पार्टनरशिप स्ट्रक्चर की ज़रूरत क्यों पड़ी, क्या नीड थी, वो डिस्कस करने वाले हैं। हमारे इस पार्टनरशिप स्ट्रक्चर के लिए एक स्पेशल एक्ट है जिसका नाम है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। तो इस इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में हमारे इस पार्टनरशिप स्ट्रक्चर की क्या लीगल डेफिनेशन दी हुई है उसे हम डिस्कस करेंगे। पार्टनरशिप डीड के बारे में डिस्कस करेंगे और हमारे सेशन का जो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो लीगल रूल्स जिनका हमें ध्यान रखना है जिस समय हम अकाउंटिंग करेंगे। ठीक है, तो आइए डिस्कस करते हैं अपने पार्टनरशिप स्ट्रक्चर की मीनिंग। देखिए, व्हेन टू और मोर पर्सन, जब दो या दो से ज़्यादा लोग जॉइन हैंड्स, मतलब वह आपस में साथ में आते हैं, टू कैरी ऑन अ बिजनेस, किस लिए? बिजनेस करने के लिए, जहाँ पे उनका इंटेंशन क्या होता है? विद एन इंटेंशन टू अर्न प्रॉफिट। मतलब पार्टनरशिप स्ट्रक्चर में क्या होता है? दो या दो से ज़्यादा लोग आपस में ज्वाइन होते हैं टू कैरी ऑन अ बिजनेस विद एन इंटेंशन टू अर्न प्रॉफिट। मतलब अगर आप पार्टनरशिप स्ट्रक्चर में बिजनेस करना चाहते हैं तो आपका इंटेंशन प्रॉफिट कमाने का होना चाहिए, एंड फिर वो पार्टनर्स क्या करते हैं? आपस में उस प्रॉफिट को बांटते हैं एंड शेयर द प्रॉफिट सो अर्न। तो होप सो आपको ये डेफिनेशन क्लियर होगी। व्हेन टू और मोर पर्सन जॉइन हैंड्स टू कैरी ऑन अ बिजनेस विथ एन इंटेंशन टू अर्न प्रॉफिट एंड शेयर द प्रॉफिट सो अर्न। मतलब जब दो या दो से ज़्यादा लोग आपस में ज्वाइन होते हैं, उनके ज्वाइन होने का कारण है कि वो साथ में बिजनेस करना चाहते हैं, उनका इंटेंशन क्या होना चाहिए? प्रॉफिट कमाने का होना चाहिए और उस प्रॉफिट को आपस में बांटने का होना चाहिए। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं अपना दूसरा टॉपिक, वो है नीड ऑफ पार्टनरशिप फर्म। देखिए, पार्टनरशिप स्ट्रक्चर की ज़रूरत क्यों पड़ी ये डिस्कस करने से पहले हमें जो हमारे इंडिया का सबसे पुराना बिजनेस स्ट्रक्चर है उससे डिस्कस करना थोड़ा ज़रूरी है। देखिए, हमारे इंडिया का जो सबसे पुराना बिजनेस स्ट्रक्चर है वो सोल प्रोप्राइटरशिप है। हम सभी ने क्लास 11th में कहीं ना कहीं अपने बिजनेस या कॉमर्स के सब्जेक्ट में सोल प्रोप्राइटरशिप के बारे में पढ़ रखा है। तो आइए देखते हैं। देखिए, तो हमारा जो ये सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस होता है इसमें क्या होता है? एक सोल ओनर होता है जो कि अपने मन का मालिक होता है और फायदे हैं इस बिजनेस को करने में, और हमारे इंडिया में मेजॉरिटी ऑफ द बिजनेस इसी स्ट्रक्चर में किए जाते हैं। तो देखिए, सोल ओनर है, नो अकाउंटेबिलिटी, किसी को अकाउंटेबल नहीं है। हमारा बिजनेस प्रॉफिट कमा रहा है, लॉस कमा रहा है, कोई मतलब नहीं। फुल कंट्रोल, ये तो हमें सबसे ज़्यादा पसंद है कि बिजनेस पे आपका पूरा कंट्रोल होता है। आपको किसी से कुछ पूछने या किसी की कुछ सुनने की ज़रूरत नहीं है। आपका पूरे बिजनेस पे पूरा कंट्रोल है, पूरा मैनेजमेंट आपका होता है और सारे डिसीजन आप खुद लेते हो। तो ये थे हमारे सोल प्रोप्राइटरशिप के कुछ बेनिफिट्स, बट कुछ ना कुछ कमियां थी सोल प्रोप्राइटरशिप में जिनकी वजह से ही पार्टनरशिप स्ट्रक्चर क्या हुआ था? एग्जिस्टेंस पे आया था। तो आइए उन नीड्स को डिस्कस करते हैं जिनकी वजह से क्या था? हमारा पार्टनरशिप स्ट्रक्चर एग्जिस्टेंस में आया था। देखिए, पहली जो नीड थी वो है कैपिटल।
देखिए सोल प्रोप्राइटरशिप में जो कैपिटल लगती है वो लिमिटेड होती है। देखिए एक लौता आदमी, किसी के पास भी अनलिमिटेड पैसा नहीं है। तो कहीं ना कहीं हमारा जो सोल प्रोप्राइटरशिप था उसका पहला जो डीमेरिट था वो यही था कि कैपिटल, जिसकी वजह से ही हमारा जो सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस होता था वो हमेशा स्मॉल स्केल पे ही ऑपरेट करता था। बट पार्टनरशिप स्ट्रक्चर में जैसा कि अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि मिनिमम 2 पार्टनर्स तो रिक्वायर्ड ही है। तो नॉर्मल सी बात है, जब 2 पार्टनर्स हैं, 2 ओनर हैं, तो जो कैपिटल कंट्रीब्यूशन होगा वो थोड़ा ज़्यादा होगा, जिसकी वजह से पार्टनरशिप स्ट्रक्चर में हम क्या कर पाते हैं, मीडियम स्केल पे ऑपरेट कर पाते हैं। तो पहली नीड हमारी यही थी, with two or more person more capital can be introduced into business, and there will be an increase in scale of operation। क्लियर है? फिर आते हैं इम्प्रूव डिसीजन मेकिंग। देखिए जो दूसरी नीड है हमारी पार्टनरशिप फर्म की वो है इम्प्रूव डिसीजन मेकिंग। देखिए पार्टनरशिप स्ट्रक्चर में डिसीजन मेकिंग क्या होती है इन कंपैरिजन टू सोल प्रोप्राइटर, ज़्यादा अच्छी होती है। क्योंकि सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या एक सिंगल बंदा है और खुद को कभी कोई गलत लगता नहीं। पार्टनरशिप स्ट्रक्चर में हमारे मिनिमम 2 पार्टनर्स हैं, तो नॉर्मल सी बात है कोई भी डिसीजन होगा तो वो लोग प्रॉपर डिस्कशन करके लेते होंगे। बहुत सारी चीज़ें जो एक पार्टनर नहीं देख पा रहा उसे वो दूसरा पार्टनर क्या करता होगा, दिखा देता होगा, जिसके से डिसीजन मेकिंग क्या होती है, ज़्यादा अच्छी होती है। फिर ऑपरेटिंग एफिशिएंसीज ऑफ द बिजनेस विल इंक्रीज। देखिए सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या एक सिंगल बंदा ओनर है, अगर उसकी तबीयत खराब हो जाती है या उसे किसी क्लाइंट से मिलने जाना होता है तो उसे अपनी दुकान बंद करनी है। बट पार्टनरशिप में ये प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप किसी पार्टनर को अपने बिजनेस के किसी क्लाइंट से मिलने जाना है तो वो दूसरे पार्टनर से कह सकता है कि आज आप क्या करो, ऑफिस संभालो। तो कहीं ना कहीं आपकी ऑपरेटिंग एफिशिएंसीज पहले से बढ़ जाती है। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट नीड थी पार्टनरशिप स्ट्रक्चर की वो है रिस्क रिलेटिंग टू बिजनेस विल बी डिवाइडेड अमंग द पार्टनर्स। देखिए चाहे सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस हो चाहे पार्टनरशिप स्ट्रक्चर का बिजनेस हो, दोनों में ओनर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। बट सोल प्रोप्राइटर में क्या होता है, अगर बिजनेस की एसेट्स इनसफिशिएंट हो जाए बिजनेस की सारी लायबिलिटीज पे आउट करने के लिए, मतलब इवन सारी एसेट्स बेच दी गई हैं लायबिलिटीज का पेमेंट करने के लिए, तब भी लायबिलिटीज का पेमेंट नहीं हो रहा है, तो हमारे सोल प्रोप्राइटर की जो पर्सनल एसेट्स होती हैं वो बेच दी जाती हैं, जिसकी वजह से गलती करता है सोल प्रोप्राइटर पर खामियाजा भुगतते हैं उसके घर वाले। बट पार्टनरशिप स्ट्रक्चर में क्या है, वहां पे भी अनलिमिटेड लायबिलिटी है, वहां पे भी हमारे पार्टनर्स की जो असेट्स होती हैं, पर्सनल असेट्स, वो भी क्या होती हैं, लाइबल होती हैं। मतलब कल को अगर पार्टनरशिप बिजनेस की लायबिलिटीज इतनी बढ़ जाए कि उसकी असेट्स बेचने के बाद भी उसकी लायबिलिटीज का पेमेंट नहीं हो पा रहा है, तो पार्टनर्स की पर्सनल असेट्स को बेचा जाएगा। बट थोड़ा एक पार्टनर का बेचा जाएगा तो थोड़ा दूसरे पार्टनर का बेचा जाएगा, जिसकी वजह से कम पार्टनर रोड पे नहीं आएंगे। तो ये इसका बहुत बड़ा बेनिफिट था, शेयरिंग ऑफ रिस्क। ठीक है, तो ये हमारा क्या था, नीड ऑफ पार्टनरशिप फर्म। तो पहली नीड हमारी क्या है, विद 2 or more पार्टनर्स मोर कैपिटल कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इनटू बिजनेस, और हमारा स्केल ऑफ ऑपरेशन बढ़ सकता है। दूसरा, हमारे यहाँ डिसीजन मेकिंग इंप्रूव हो जाती है। तीसरी जो नीड थी हमारे पार्टनरशिप स्ट्रक्चर की वो ये थी कि ऑपरेटिंग एफिशिएंसीज जो हमारे बिजनेस की होती है वो बढ़ जाती है। और फोर्थ जो क्या कहते हैं नीड थी वो ये थी कि रिस्क रिलेटिंग टू बिजनेस विल बी डिवाइडेड अमंग द पार्टनर, मतलब शेयरिंग ऑफ रिस्क। तो अब स्टार्ट करते हैं हमारी लीगल डेफिनेशन से। लीगल डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप। पर ये लीगल डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप को डिस्कस करने से पहले मैं आपको कुछ एक एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना चाहूँगा। देखिए हमारे इंडिया में क्या है कि 2 तरह की पार्टनरशिप बनती है। 2 तरह की पार्टनरशिप बनने का मतलब ये है कि हमारे पार्टनरशिप स्ट्रक्चर के लिए 2 तरह के एक्ट्स हैं, जिनमें से एक ही एक्ट हमारे कोर्स में, दूसरे वाले से हमें कुछ लेना देना नहीं है, तब भी आपको बताया जा रहा है। देखिए हमारे जब कोई पार्टनरशिप बनाता है तो जो भी एडवोकेट या सीए या सीएस क्या कहते हैं उस पार्टनरशिप फर्म को रजिस्टर करा रहा होता है, वो अपने क्लाइंट से पूछता है, मतलब जो उनके पास पहुंचे होंगे अपनी पार्टनरशिप फर्म बनाने के लिए, उनसे पूछता है कि आप हमें ये बताओ कि आप कौन से एक्ट के अंतर्गत अपनी पार्टनरशिप फर्म को रजिस्टर कराना चाहते हो। क्या आप अपनी पार्टनरशिप फर्म को इंडियन पार्टनरशिप एक्ट
1932 में रजिस्टर कराना चाहते हो, या लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008 में रजिस्टर कराना चाहते हो। इसको हम लोग LLP के नाम से भी जानते हैं। हमारे कोर्स में जो है वो है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। तो अगर दोनों में, इन दोनों तरह की पार्टनरशिप में अगर हम अंतर समझें, वो पार्टनरशिप जो हमारी इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में रजिस्टर होती है, या वो पार्टनरशिप जो LLP कहलाती है, उन दोनों में अगर डिफरेंस देखें तो वो लायबिलिटी का है। यहाँ पे हमारे पार्टनर्स की जो लायबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड होती है, और यहाँ पे हमारे पार्टनर्स की जो लायबिलिटी होती है वो लिमिटेड होती है। बट हमें LLP को बहुत ज़्यादा डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये हमारे कोर्स में नहीं है। हमें इसकी अकाउंटिंग नहीं सीखनी है, हमें इसकी अकाउंटिंग सीखनी है। तो हमें जो लीगल डेफिनेशन भी स्टडी करनी है वो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 की डिस्कस करनी है। तो आइए, लीगल डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप। Section 4 of the Indian Partnership Act 1932 define partnership as follows कि पार्टनरशिप इज द रिलेशन। अब देखिए ये रिलेशन कैसा है। पार्टनरशिप क्या है? एक रिलेशन है। कैसा रिलेशन है? लीगल रिलेशन। ये लीगल रिलेशन क्रिएट कैसे होता है? एक एग्रीमेंट के थ्रू, जिसे हम कहते हैं पार्टनरशिप डीड। मतलब पार्टनरशिप एक तरह का रिलेशन है। कैसा रिलेशन है? लीगल रिलेशन है। वो लीगल रिलेशन क्रिएट कैसे होता है? कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट के थ्रू। और वो कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट को हम क्या कहते हैं? पार्टनरशिप डीड। तो पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन्स, मतलब मिनिमम 2 पार्टनर्स तो रिक्वायर्ड ही हैं, हु हैव एग्रीड, जो कि राजी हुए, टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ अ बिजनेस। मतलब देखिए, अगर आप ध्यान से देखो तो कहीं ना कहीं हमारी लीगल डेफिनेशन में ही वो बात आ रही है कि हमारी जो पार्टनरशिप स्ट्रक्चर में अगर आपको बिजनेस करना है ना, तो प्रॉफिट का इंटेंशन होना जरूरी है। Who have agreed to share the profits of a business carried on by all or any one of them acting for all। मतलब या तो सभी पार्टनर्स मिलके बिजनेस चलाएं या सबके बिहाफ पे कोई एक चलाए। तो पार्टनरशिप क्या है? एक तरह का लीगल रिलेशन है। वो लीगल रिलेशन क्रिएट कैसे होता है? एग्रीमेंट्स या कॉन्ट्रैक्ट्स के थ्रू। वो एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट होता किसके बीच में? पार्टनर्स के बीच में, ठीक है, जिसे हम पार्टनरशिप डीड कहते हैं उस एग्रीमेंट को, ठीक है, बिटवीन पर्सन्स, जो कि इट्स अ रिलेशन बिटवीन पर्सन्स हु हैव एग्रीड, मतलब जो राजी हुए, टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ अ बिजनेस, जो वो सब मिलके चला रहे हो या सब के बिहाफ पे कोई एक बिजनेस चला रहा हो। क्लियर है? अब देखिए यहाँ पे कुछ एक टॉपिक है एसेंशियल्स। ये इसी पार्टनरशिप की जो डेफिनेशन हमने डिस्कस की है उसी का क्या कह सकते हैं समरी। देखिए, एसेंशियल्स टू फॉर्म अ पार्टनरशिप फर्म, तो मिनिमम 2 पर्सन्स आर रिक्वायर्ड टू फॉर्म अ पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप फर्म के अगर आप पार्टनरशिप स्ट्रक्चर में बिजनेस करना चाहते हैं तो मिनिमम 2 पार्टनर्स रिक्वायर्ड। बट जो मैक्सिमम पार्टनर हो सकते हैं किसी पार्टनरशिप फर्म में वो 50 हो सकते हैं। और ये जो 50 की रिस्ट्रिक्शन है, ये हमारे इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 ने नहीं बताया। हमारे इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 ने मिनिमम पार्टनर्स बताया कि 2 मिनिमम पार्टनर्स चाहिए, पर मैक्सिमम के बारे में उसने कोई बात नहीं की है। ये जो रिस्ट्रिक्शन है ये हमारे इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 ने लगाई है। सेक्शन नंबर 464। क्लियर है? फिर पार्टनरशिप इज द रिजल्ट ऑफ अ लीगल रिलेशनशिप, और वो लीगल रिलेशनशिप क्रिएट कौन करता है? बाय पार्टनरशिप डीड। मतलब पार्टनरशिप डीड इज द रिजल्ट ऑफ अ लीगल रिलेशनशिप। मतलब ये जो पूरा स्ट्रक्चर ही है हमारे पार्टनरशिप का, वो उस पार्टनरशिप डीड पे ही क्या होता है? डिपेंडेंट होता है, ठीक है। फिर देयर मस्ट बी एन इंटेंशन टू कैरी ऑन अ बिजनेस, मतलब जो अभी हमने बात की कि अगर आप पार्टनरशिप स्ट्रक्चर में आ रहे हैं तो आपका इंटेंशन बिजनेस करने का होना चाहिए और उस बिजनेस में प्रॉफिट कमाने का होना चाहिए। एज द बिजनेस विथ नो इंटेंशन टू अर्न प्रॉफिट कैन नॉट बी रन अंडर पार्टनरशिप स्ट्रक्चर। क्लियर है? अब हम आते हैं अपने पार्टनरशिप डीड पर। देखिए हमारा जो पार्टनरशिप का स्ट्रक्चर है ये पूरा इस एग्रीमेंट पे डिपेंडेंट होता है।
जैसे ही पार्टनर्स वो एग्रीमेंट करते हैं, ये स्ट्रक्चर क्या होता है, एग्जिस्टेंस में आ जाता है। तो पार्टनरशिप इज द आउटकम ऑफ एन एग्रीमेंट, और उस एग्रीमेंट का नाम क्या है, पार्टनरशिप डीड। इट इज एसेंशियल, ये बहुत ज़रूरी है कि पार्टनर्स की बिजनेस करने से पहले सारे टर्म्स एंड कंडीशन पार्टनर्स के बीच में क्या हो जाए, एग्री हो जाए। क्योंकि अगर वो टर्म्स एंड कंडीशंस नहीं एग्री होंगी, अगर वो पहले से सारी बातचीत नहीं करके बैठेंगे, तो कल को वो डिस्प्यूट होगा, और उनके साथ में आने का कारण बिजनेस करना है, डिस्प्यूट करना नहीं है। तो इट इज एसेंशियल दैट देयर मस्ट बी सम टर्म्स एंड कंडीशंस एग्रीड अपॉन बाय ऑल द पार्टनर्स। सच टर्म्स एंड कंडीशंस मे बी आइदर ओरल और रिटन, मतलब आप पार्टनरशिप डीड को ओरल भी बना सकते हो और रिटन भी बना सकते हो। क्योंकि जो हमारा इंडियन पार्टनरशिप एक्ट है 1932, और जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए जो स्पेशल कानून, जो स्पेशल एक्ट है हमारे यहाँ, जिसको हम कहते हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, उन दोनों ने हमें अलाउ कर रखा है कि अगर आप एग्रीमेंट करना चाहते हैं तो आप उसे ओरल में भी कर सकते हैं और रिटन में भी कर सकते हैं। ठीक है, एज द लॉ डज नॉट मेक इट कंपल्सरी टू हैव अ रिटन एग्रीमेंट, बट इन ऑर्डर टू अवॉइड डिस्प्यूट, हमारे जितने भी हमारे जो इंडियन कोर्ट्स हैं, उन्होंने सजेस्ट कर रखा है कि भैया आप लोग क्या करो, रिटर्न में पार्टनरशिप डीड बनाओ। क्योंकि अगर रिटर्न रहेगा तो आपके बीच का अगर कोई कल को कोई डिस्प्यूट अराइज होता है तो उसे हम इजीली क्या कर पाएंगे, रिजॉल्व कर पाएंगे। इन ऑर्डर टू अवॉइड डिस्प्यूट इट इज ऑलवेज प्रेफर टू हैव अ रिटन एग्रीमेंट ड्यूली साइंड एंड रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट। सच अ रिटन डॉक्यूमेंट व्हिच कंटेन्स द टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट इज कॉल्ड पार्टनरशिप डीड। ठीक है, अब हम कुछ चीज़ें देखेंगे कि हमारे पार्टनरशिप डीड में क्या क्या लिखा जाता है। ऐसे तो बहुत कुछ लिखा जाता है, पर यहाँ पे हमने बस वही चीज़ें लिखी हैं जो हमारी अकाउंटिंग के लिए इंपॉर्टेंट है। इट कंटेन्स द फॉलोइंग पॉइंट कि हमारे पार्टनरशिप फर्म का नेम एंड एड्रेस इसमें लिखा होगा, नेचर ऑफ द बिजनेस द फर्म प्रपोजेस टू डू, अमाउंट ऑफ कैपिटल जो हमारे एक हर पार्टनर को क्या करना है, कॉन्ट्रीब्यूट करना है, पार्टनर्स की कैपिटल पे क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा वो भी यहाँ मेंशन होता है, पार्टनर्स कितनी ड्राइंग कर सकते हैं वो यहाँ मेंशन होता है, उस ड्राइंग पे उन्हें किस रेट से इंटरेस्ट देना है ये यहाँ मेंशन होता है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, पार्टनर्स की सैलरी, और अगर किसी पार्टनर ने पार्टनरशिप फर्म को लोन दिया है तो पार्टनरशिप फर्म उस लोन पे किस रेट से इंटरेस्ट देगी वो भी यहाँ मेंशन होता है। ठीक है, तो आइए अब स्टार्ट करते हैं हम अपने सेशन के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ, जो कि है रूल्स एप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। देखिए ये लीगल रूल्स हैं, ये कोई अकाउंटिंग रूल्स नहीं है, पर इन लीगल रूल्स का हमें ध्यान रखना है जिस समय हम क्या कर रहे हैं, अपनी अकाउंटिंग कर रहे हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए रूल्स कब अप्लीकेबल होते हैं, पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है। ये रूल्स कब अप्लीकेबल होते हैं, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, मतलब ये तब अप्लीकेबल होते हैं जब आपने पार्टनरशिप डीड या तो बनाई नहीं है, या तब अप्लीकेबल होते हैं जब आपने बनाई तो है पर ओरल बनाई है। कैसी बनाई है, ओरल। और मान लीजिए आपने रिटर्न बनाई भी है तो आप किसी पर्टिकुलर चीज के बारे में, किसी पर्टिकुलर क्लॉज के बारे में बात करना भूल गए, मतलब आप उस अपनी रिटर्न पार्टनरशिप डीड में लिखना भूल गए, तब वहां पे ये रूल एप्लीकेबल होगा। बट जब हम अगर अपनी अकाउंटिंग की बात करें कि हम अपनी अकाउंटिंग में कैसे अप्लाई करना है, तो देखिए जिस समय आप क्वेश्चन पढ़ोगे आपको मानना है कि आपका क्वेश्चन ही आपकी पार्टनरशिप डीड है। ठीक है, और उसी अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, अप्लाई करना है। देखिए, और इफ द पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट ऑन अ सर्टेन पॉइंट द फॉलोइंग प्रोविजन ऑफ पार्टनरशिप एक्ट 1932 विल बी एप्लीकेबल। ठीक है, तो आते हैं प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। फिर से एक बात क्लियर करना चाहूंगा कि जो आपका क्वेश्चन होता है वो आपको जब जिस समय आप क्वेश्चन पढ़ोगे आपको ये मानना है कि आपका क्वेश्चन ही आपकी पार्टनरशिप डीड है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने रूल्स के साथ। तो देखिए पहला क्या है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। मतलब अगर आपने पार्टनरशिप डीड बनाई ही नहीं है, बनाई है तो कैसी बनाई है, ओरल बनाई है, और मान लीजिए रिटर्न बनाई भी है तो आप प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बारे में बात करना भूल गए। और अगर आपके क्वेश्चन की बात करो, जो कि मैंने कहा कि जिस समय आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे आपका क्वेश्चन ही आपकी पार्टनरशिप डीड है, तो अगर आपके क्वेश्चन में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मेंशन नहीं है तो आप मान लोगे कि आपकी पार्टनरशिप डीड क्या है, साइलेंट है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। और उस केस में आप प्रॉफिट को क्या करोगे, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करोगे। प्रॉफिट एंड लॉसेस आर टू बी शेयर्ड इक्वली। फिर आते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे, कि अगर आपने पार्टनरशिप डीड बनाई ही नहीं है, बनाई है तो कैसी बनाई है, ओरल, और मान लीजिए रिटर्न बनाई भी है तो आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में बात करना भूल गए। और अगर आपकी क्वेश्चन की बात करूं
तो आपका क्वेश्चन ही आपकी पार्टनरशिप डीड है। अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट नहीं मेंशन है तो आप ये मान लोगे कि आपकी पार्टनरशिप डीड साइलेंट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और उस केस पे नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड। वही सेम रूल आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के लिए भी है कि नो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग विल बी नो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग विल बी चार्ज ऑन ड्राइंग, मतलब कोई भी इंटरेस्ट आपका चार्ज नहीं होगा आपकी ड्राइंग पे अगर आपकी पार्टनरशिप डीड साइलेंट है। मतलब अगर आपका क्वेश्चन जो है अगर उसमें ड्राइंग तो मेंशन है पर उस ड्राइंग पे किस रेट से इंटरेस्ट चार्ज करना है वो मेंशन नहीं है, तो आप ये मान लोगे कि आपकी पार्टनरशिप डीड साइलेंट है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को लेके और आप कोई इंटरेस्ट चार्ज कर सकते नहीं। उसी तरह पार्टनर्स को कोई सैलरी और कमीशन नहीं अलाउड होगा अगर आपने पार्टनरशिप डीड बनाई ही नहीं है, बनाई भी है तो ओरल बनाई है या तो रिटर्न बनाई है, तो पार्टनर्स की सैलरी या कमीशन के बारे में बात करना भूल गए हो तो पार्टनर्स को उन पार्टनर्स को कोई भी सैलरी या कमीशन अलाउ नहीं होगा। बट जो सबसे इंपॉर्टेंट क्या कहते हैं रूल है वो है इंटरेस्ट ऑन लोन का। देखिए पहली बात तो मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूं कि ये रूल तभी एप्लीकेबल होता है जब या तो आपने पार्टनरशिप डीड बनाई ना हो, बनाई है तो कैसी बनाई है, ओरल बनाई है, और मान लीजिए अगर आपने रिटर्न बनाई भी है तो आप ये बात करना भूल गए या आप उसमें क्लॉज डालना भूल गए अपने एग्रीमेंट में कि पार्टनर्स को उनके लोन पे किस रेट से इंटरेस्ट मिलेगा, या आपके क्वेश्चन में आपको डिटेल अवेलेबल है कि पार्टनर ने पार्टनरशिप फर्म को लोन दिया है बट ये नहीं बता रहा है क्वेश्चन कि किस रेट से इंटरेस्ट चार्ज करना है, तो आप यही मानोगे आपकी पार्टनरशिप डीड साइलेंट है और उस केस में आप पार्टनर को उसके लोन पे 6% पर एनम की रेट से क्या करोगे, इंटरेस्ट अलाउ करोगे। एक चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है यहां जानने के लिए वो ये है कि ये रूल जो है ये तभी एप्लीकेबल होगा जब पार्टनर ने लोन दिया हो पार्टनरशिप फर्म को, ठीक है। ये रूल तब एप्लीकेबल नहीं होगा जब उल्टा हो रहा हो कि पार्टनरशिप फर्म ने लोन दिया है, ठीक है, यहां पे ये रूल एप्लीकेबल नहीं होगा, ये रूल सिर्फ इसके लिए है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।